हो ऍपमध्ये नाही म्यूट नाही आता केलाय मी हे केलाय अनम्यूट केलाय. हा मॅडमला इन्फॉर्म करा. हा हो चालेल. ह्याच्यात काय काय आहे हे सगळं बाकीचं, हे बाकीचे काय काय आहेत सगळे, ह्याचे बाकीचे काय काय आहेत सगळे. काही त्याचा आवाज येतो का फक्त बघ. कुलकर्णी मॅडम आवाज ऐकू येतोय? हो येतो येतो येतोय ना. तुमचा येतो का? हो येतो. माझा येतो आवाज ऐकू? मी वापरत नाहीये. हो हो ठीक आहे ठीक आहे. आवाज येईल. चालेल आवाज येतो मॅडम. कसं सुरू करायचं का कसं? हॅलो हा सुरू करायचं का कसं म्हटलं, थांबायचं 5 मिनिटं. बघूया आता काय काय का. चालेल चालेल. तुम्हाला मॅडम व्हिडिओची गरज आहे प्रत्येक वेळी का कसं? नाही काही गरज नाही. हा मग व्हिडिओचा ऑप्शन जरी बंद केला तरी चालेल, ऑडिओवर तुम्ही बोलू शकता. हो बरं होईल ते. हा व्हिडिओ बंद करू ना. हा ठीक आहे. हा ठीक आहे मॅडम. हा आता आवाज ऐकू येतोय ना? हा आता आवाज ऐकू येतोय. आता मी थोडं 2 मिनिटं बोलतो, त्यानंतर तुम्ही सुरू करू शकता. हो चालेल. रेकॉर्ड करायची काय सोय? मला वाटतं ते रेकॉर्डिंग होईल. हा मॅडम आपण आपल्याकडे रेकॉर्ड करतोय. बर ते तुम्हाला मी पाठवतो. काय चांगलंय. हो ठीक. हा मॅडम तुमची स्क्रीन डिस्प्ले होतीये मोबाईलची मला वाटते. स्क्रीन डिस्प्ले होतीये त्यामध्ये. आता होतीये का? हा आता होतीये. ठीक आहे. जयश्री कुलकर्णी मॅडमचं पण स्वागत करतो की मॅडम आज आपल्याला व्याख्यान देण्यासाठी उपलब्ध झाल्या. मॅडमचं MD काय चिकित्सा आणि MA संस्कृत अशा विभूषित आहेत आणि मॅडम प्रोफेसर पंचकर्म म्हणून कार्यरत सुद्धा आहे. मॅडम गेली 14 वर्ष सटीक चरक वाचन विदाउट भाषांतराची मदत न घेता आणि योग्य उच्चारणासह त्याचा शब्दार्थ आणि भावार्थ कशा पद्धतीने समजून घेता येईल त्यासाठी अविरत प्रयत्न करत आहेत. गेली 14 वर्ष मॅडम हा प्रयत्न करतायत आणि त्याची फळं तशा पद्धतीने विद्यार्थी पण तयार होताना आपल्याला आता दिसत आहेत. हे खूप स्तुत्य आहे, एक प्रकारे असं युनिक असं कार्य आहे आणि त्या कार्याची थोडक्यात आपल्याला ओळख व्हावी आणि त्या कार्याची त्या अभ्यासाची दिशा आपल्या नांदेडच्या विद्यार्थ्यांना आणि वैद्य मित्रांना ती संधी प्राप्त व्हावी म्हणून आपण आज या आयुर्वेद अध्ययनच्या वर्गातर्फे मॅडमना आमंत्रित केलेलं आहे. मॅडमची लातूर येथे यशस्वी प्रॅक्टिस सुद्धा आहे, त्यामुळे चरक संहितेचं क्लिनिकल ऍप्लिकेशन वेगवेगळ्या रुग्णांमध्ये यशस्वीरित्या मॅडमने केलेलं आहे. त्यामुळे त्या अभ्यासाचा सुद्धा क्लिनिकल नॉलेजला लाभ घेता येणार आहे. तर मी आदरणीय कुलकर्णी मॅडमना विनंती करतो
की त्यांनी त्यांच्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. धन्यवाद प्रसाद सर. देवानां च ऋषीणां च सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं. बृहस्पति देवांना वंदन करूं मैं आज का व्याख्यान प्रारंभ करती हूँ. आज के व्याख्यान का शीर्षक है संहिता अध्ययन में शुद्ध उच्चारण, इसका शास्त्र और महत्व. शीर्षक में जितने भी पद आए हैं, संहिता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है शुद्ध उच्चारण, चौथा है शास्त्र, पांचवा है महत्व. इन पांचों पॉइंट्स पर हम थोड़ी थोड़ी देर पड़ाव डालते जाएंगे. तो पहला है संहिता. हितार्थं सर्वलोकानां महर्षिभिः प्रकाशिता हि ता सर्वाः सदैव अनुसर्तव्या आयुर्वेदस्य संहिताः. मतलब संहिता का सम ही ता तीनों ही आ गए. ऐसी संहिता का अध्ययन, दूसरा शब्द है संहिता अध्ययन. अभी मेरा परिचय बताते वक्त वैद्य प्रसाद जी ने बताया कि मैं चरक वाचन उपक्रम लेती हूँ, तो मैं उनकी सुधार चाहती हूँ उनसे कि मैं चरकोक्त अध्ययन बोलना चाहिए, वाचन नहीं बोलना चाहिए. और यह अध्ययन विधि जो है वो हमें चरक विमान स्थान में सटीक बताया है और उसी विधि से मैं गत 14 वर्षों से यह अध्ययन करती आई हूँ और उसमें अक्षर सत्य मुझे महसूस हुआ है स्वानुभव से. जो भी अध्ययन विधि में बताया है वह सब उसके जो फलश्रुति है उसकी बताई हुई वह मुझे पद पर अनुभव आती है. और इसीलिए हम दूसरा पड़ाव लेंगे. पहला हो गया संहिता, दूसरा अध्ययन. तो अगर सब लोगों ने साथ में चरक संहिता है तो कृपया सटीक है और नहीं है तो भी चरक संहिता का विमान स्थान अष्टक निकालिए. और मैं पेज नंबर भी बताती हूँ आपको. अगर आप मेरे पास ये सटीक कॉपी है, इसका पेज नंबर है 262. आप सब, आशा है आपके साथ अगर है तो आप कृपया निकालिए. यहाँ पे चरकोक्त अध्ययन विधि का वर्णन है. चरकोक्त अध्ययन विधि. तत्र उपायान् अनुव्याख्यास्यामः. अध्ययनम् अध्यापनं तद्विद्य संभाषा चेति उपायाः. तत्र अयम् अध्ययन विधिः. कल्यः कृतक्षणः प्रातरुत्थाय उपविशं वा कृत्वा अवश्यम् उपस्पृश्योदकं देवर्षि गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्येभ्यो नमस्कृत्य समे शुचौ देशे सुखोपविष्टौ मनस् पुरःसराभिः वाग्भिः सूत्रम् अनुक्रामन् पुनः पुनः आवर्तयेत्. बुद्ध्वा सम्यक् अनुप्रविश्य अर्थतत्त्वं स्वदोष परिहारार्थं परदोष प्रमाणार्थं च. एवं मध्यन्दिने अपराह्णे रात्रौ च शश्वत् परिहरयन् अध्ययनम् अभ्यसेत् इति अध्ययन विधि. यह पूरा अध्ययन विधि का पैराग्राफ मैंने अभी पूरा संस्कृत में पढ़ा, लेकिन इससे हमारे पल्ले बहुत कम, मतलब 10% समझ में आया होगा. तब मैं इसको जरा सुकर करके बताने का प्रयास करती हूँ.
चरकोक्त अध्ययन विधि। किसी भी विषय को अध्ययन करने के लिए दो हेतु होते हैं। एक, शास्त्र उत्थानार्थ अर्थ सौष्ठवयुक्त एवं व्यापक अर्थ का जन समुदाय के सामने रखने योग्य सामर्थ्य प्राप्त करना। ये मतलब दो है, एक अर्थ सौष्ठव हमें प्राप्त करना है और दूसरा है कि व्यापक जन समुदाय के सामने इसको रखने योग्य सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। मतलब पहले हमें इसका पूरा आकलन होना चाहिए और दूसरी बात है कि व्यापक जन समुदाय के सामने इसे रखने योग्य हम सामर्थ्यवान हो। और यह हेतु साध्य करने के लिए ही चरक संहिता में अध्ययन विधि का मार्गदर्शन किया है। अध्ययन विधि से अध्ययन की मनपूर्वक कामना रखने वाला व्यक्ति, मनपूर्वक यह बहुत ही आवश्यक है, मनपूर्वक कामना रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले कल्य अर्थात निरोग स्थिति में होना अवश्यंभावी है। निरोग से स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन से उसके मन में अध्ययन के प्रति दृढ़ कामना होनी चाहिए। केवल ऐसा ही व्यक्ति, मतलब मनपूर्वक इच्छा रखने वाला और कल्य निरोग स्थिति में होने वाला ऐसा ही व्यक्ति प्रातः काल में अध्ययन के लिए, अध्ययन के हेतु समय दे सकता है। केवल अध्ययन के हेतु अपने बाकी सारे व्यापारों को कुछ समय के लिए सर्वथा त्याग करने वाला व्यक्ति कृतक्षण होता है। मतलब अभी हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। कल्यः कृतक्षणः, सभी व्यापारों को कुछ समय के लिए सर्वथा त्याग करने वाला कृतक्षण पुरुष अध्ययन का सामर्थ्य रखता है। अब इस कल्य कृतक्षण व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रातः काल में ही तमो संभवा निद्रा का उचित रूप से त्याग कर दे। तदनंतर अर्थात अपव्युष मतलब ब्राह्म मुहूर्त के बाद आवश्यक सब शौच मुख मार्ग धावनादि कर्म को करने के बाद उदक स्नान तथा जैसे हम देवई की माला भी ऐसे कहते हैं, वो नहीं वैसे वाक भी। अर्थात यहाँ दो प्रकार का भावार्थ युक्त है। एक काया वाचा मन तीनों से एक साथ सम्मिलित होकर के, क्योंकि बहुवचन है तो काया वाचा मन तीनों से। और दूसरा है कि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी इन सभी से सम्मिलित होकर। वैखरी जो हम व्यक्त आपको सुनाई देने वाली वाणी में जो मैं बोल रही हूँ इसे वैखरी कहते हैं। इससे जो स्थूल है वह मध्यमा है, उससे भी जो स्थूल है वह पश्यंती है और उससे भी जो स्थूल है वह परा रहती है। तो परा पश्यंती मध्यमा वैखरी इन सभी वाणियों से सम्मिलित होकर, लेकिन यह आध्यात्मिक विषय होने से यहाँ
इससे अधिक विस्तार करना अप्रस्तुत है। तो वाक भी अर्थात उपरोक्त सभी का मेल करके, मतलब काया वाचा मन तीनों का मेल करके किसी भी सूत्र का प्रकट पठन करना, यह पहला पड़ाव है। अध्ययन का पहला पड़ाव है कि इस सूत्र का प्रकट पठन करना है। अन्यथा आचार्य वाग्भी के स्थान पर एक वचन का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है, तो यह स्पष्टीकरण देना मैंने आवश्यक समझा। इसीलिए प्रसंगवश किए हुए इस विषयांतर के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आगे चलते हैं। तो अभी कल्य कृतक्षण व्यक्ति को पवित्र शरीर एवं एकाग्र मन से स्थिर सुख आसन पर वाग भी काया वाचा मन तीनों से अध्ययनार्थ लिए हुए ग्रंथ या पुस्तक या विषय की लिखित जो साहित्य है अर्थात सूत्र है, उसका पहली बार प्रकट पठन करने के बाद उसे वारंवार मनन चिंतन करना है। अब हमारा जो व्याख्यान का विषय है यह यहीं पे है कि प्रकट पठन, इसके बाद का जो है वह अध्ययन विधि पूरा है। तो हम पहले पूरा अध्ययन विधि समझकर बाद में फिर से प्रकट पठन पे आते हैं, जो हमारा शीर्षक का अगला पद है। मतलब संहिता अध्ययन में उच्चुत उच्चारण, यह इस पे हम वो प्रकट पठन के पहले पड़ाव पर फिर आएंगे। तो अभी आगे चलते हैं। प्रकट पठन करने के बाद उसे वारंवार मनन चिंतन करना है। कब तक करना है? इसके लिए आचार्य आगे उपदेश करते हैं कि स्वबुद्धि से, मतलब बुद्धिया ठीक से समझकर, और बुद्धवा, ये दोनों पाठ भेद है यहाँ पे, बुद्धिया और बुद्धवा। सम्यक अपने मन में, सम्यक ध्यान जो है अपने मन में अपने आप प्रवेश करने की अपेक्षा रखनी चाहिए, तब तक ये करना है। यह अध्ययन मनन चिंतन पठन पुनः पुनः आवृत्ति देकर अच्छी तरह से हृदय में स्थापित करना है। इसे हम अध्ययन कहते हैं। आचार्य मल्लिकार्जुन मुनि ने भी अभ्यास की व्याख्या कुछ इसी तरह की है। सम्यक ज्ञान की अनुपस्थिति मतलब अभाव से लेकर यथार्थ ज्ञान की प्रयत्नपूर्वक उपलब्धि मतलब भाव प्राप्त होने तक किया हुआ बारंबार पुनरावर्तन, सतत रूप से किया जाने वाली जो क्रिया है वह वास्तव में अभ्यास है। देखिए यहाँ पे वाचन कहीं भी नहीं है, पहला है अध्ययन और दूसरा है अभ्यास। सम्यक ज्ञान की अनुपस्थिति मतलब अभाव से लेकर यथार्थ ज्ञान की प्रयत्नपूर्वक उपलब्धि मतलब भाव प्राप्त होने तक किया हुआ बारंबार पुनरावर्तन, सतत रूप से किया हुआ बारंबार पुनरावर्तन ही अभ्यास है, न कि केवल लिखित वर्णावली युक्त भाषा का उच्चारण या पाठांतर। मतलब ये तीन चीजें अलग है, एक है पठन, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है अभ्यास। भाव अभ्यसनम अभ्यासशीलनम आवर्तनम अभ्यासः सततं क्रिया। इस प्रकार सम्यक ज्ञान प्राप्ति की लालसा से प्रेरित दृढ़ संकल्प पूर्वक कल्य कृतक्षण पुरुष ने प्रातः तमरूपी निद्रा त्याग कर पवित्र एवं एकाग्र मन से वाग्भिः इच्छित विषय को गूढ़ अर्थ तत्व स्वबुद्धि से अच्छी ही तरह अपने आप अपने मन में प्रवेशित होने तक संयम से वारंवार पठन मनन चिंतन जो किया है वह है अध्ययन। इसे ही आचार्य अध्ययन कहते हैं। इतना अब तक हमें समझ में आ गया है। सतत निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। अब इस विशिष्ट विधि पूर्वक किए गए अध्ययन की फलश्रुति का आचार्य आगे उपदेश करते हैं। अध्ययन विधि का कि गुरु की सदैह उपस्थिति के अभाव में, अब हमें यह हमेशा रहता है कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला अगर होता तो हम यो करते, कोई सिखाने वाला सिखाता था तो हम अब तक यहाँ रहते। ऐसी कोई भी आवश्यकता आचार्य यहाँ नहीं बताते। गुरु की सदैह उपस्थिति के अभाव में
इस विधि से स्वयं अध्ययन अगर हमने किया है तो अध्ययन विधि से जो भी इसमें आने वाले पथ में दोष है उन दोषों का निराकरण सद्गुरु कृपा से अपने आप होता है। यहाँ हम अभी सद्गुरु और चरक महर्षि को एक साथ समझ सकते हैं। मतलब जिस संहिता का आप अध्ययन करने वाले हैं उसके रचयिता जो महर्षि है उनकी कृपा से आने वाले दोषों का निराकरण अपने आप होता है। मैं अपने स्वानुभव से बताती हूँ कि 14 साल में मैंने ये व्रत पूर्वक मैं करती हूँ तो उसमें कोई भी अगर आता भी है, दोष भी आता है, कोई ऑब्स्टेकल भी आता है तो उसको अपने आप उसका निराकरण होता जाता है। कभी भी इसमें खंड नहीं हुआ है आज तक। कितने भी उसमें कठिनाइयां आती है लेकिन उनका निराकरण भी होता है। तो वो गुरु कृपा से अपने आप होता है। इसलिए हम कभी कभी सूत्र स्थान में कुछ सूत्र रखते हैं, वहां पे सिद्धि आश्रय कहते हैं कि उसमें आश्रय मतलब वहां पे गुरु कृपा, सद्गुरु कृपा है। तो इति स्वदोष परिहारार्थम मतलब यह अध्ययन हमें कैसी फलश्रुति देता है। तो पहले तो दोषों का अपने आप निराकरण हो जाता है, कठिनाइयों का सब निराकरण हो जाता है, सुकरता आ जाती है। और इससे क्या प्राप्त होता है तो स्वदोष परिहारार्थम, केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अपर अपने जो सहाध्यायी है, हमारे साथ जो अध्ययन करने वाले हैं, उनके दोषों का सप्रमाण निराकरण करने का सामर्थ्य भी इसी अध्ययन विधि से प्राप्त होता है। इसके लिए आचार्य शब्द प्रयोग करते हैं परदोष प्रमाणार्थम च। यह फलश्रुति है। मतलब महर्षि आगे उपदेश करते हैं, इस प्रकार प्रातः काल प्रारंभ किया गया अध्ययन व्यवधानवश खंडित होने के बाद, मतलब अगर हम सुबह से बैठे हैं 5 बजे 6 बजे से, तो 8 बजे तक हम समय निकाल सकते हैं। 8 बजे के बाद हमें फिर वहां से उठना पड़ता है। तो वह व्यवधानवश खंडित होने के बाद पुनः अवसर प्राप्त होने पर मध्याह्न काल में तथा अपराह्न काल में मतलब दोपहर के बाद में भी पहले किया हुआ जो अध्ययन है उसके सार को प्रयत्न पूर्वक ध्यान में रखकर, अर्थात उसे न छोड़ते हुए, अपरिहापयन ऐसे शब्द प्रयोग किया है। मतलब रात्रि काल में भी जब जब अवसर हो दिन भर में हमें, तब तब एकाग्रता से, मतलब मध्याह्न अपराह्न रात्रि काल में सभी जब जब अवसर प्राप्त हो तो अध्ययन में करने में कोई भी क्षति नहीं है। अर्थात ऐसे निरंतर अध्ययन का परम लाभ होता ही है, यह तो निश्चित है। और मैं यह सब इस अध्ययन विधि का जो फलश्रुति है, बहुत ज्ञान मुझे भी प्राप्त होना अभी शुरू हुआ है ऐसे कह सकते हैं। लेकिन मेरे आयुर्वेद के नवीन विद्यार्थीगण हैं या वैद्यगण हैं, उनके सामने इस व्याख्यान के अवसर मिलने पर मैंने आपके सामने ये रखा है। अब हम देखते हैं कि अध्ययन विधि का हमने अच्छी तरह से आकलन कर लिया है। तो हमारा ये दूसरा पड़ाव अपने व्याख्यान का यहाँ पे होता है। पहला संहिता, संहिता तीनों हमने देख लिए हैं। संपन्नास तत्व विज्ञानैः प्रयोगैश्चैव कृष्णशः हि हितार्थं सर्वलोकानां महर्षिभिः प्रकाशिता ताः सर्वा सदैव अनुसर्तव्या आयुर्वेदस्य संहिताः। मतलब संहिता और अध्ययन विधि दोनों एक साथ जोड़कर हमें यहाँ पे महसूस होना चाहिए कि सदैव अनुसर्तव्या, सदैव इन्हें अनुसर्तन करने के लिए, अध्ययन के लिए हमें उद्युक्त होना है। अब हम आगे जाते हैं। अगला हमारा पद है संहिता अध्ययन में शुद्ध उच्चारण का शास्त्र और महत्व। अभी हमने 2 पद समझ लिए, संहिता और अध्ययन। अब आगे का पड़ाव आएगा उच्चारण और उसका आगे का आएगा शुद्ध उच्चारण। तो अब हम उच्चारण का महत्व आगे देखेंगे, पहले उच्चारण के बारे में जानेंगे। तो इसका एक रेफरेंस मैं बताती हूँ। न्याय सूत्र में इसका एक रेफरेंस है, किमिदम उच्चारणम नाम इति, ऐसा प्रश्न वहां पे आया है। तो पहला पूरा अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ती हूँ, अब इतना समय नहीं है अपने पास। तो
कोष्ठस्थ वायोः प्रेरितस्य कंठतालवाभिघातः यथास्थान प्रतिघातात् वर्ण अभिव्यक्ति। मतलब जो उच्चारण करता है उसके प्रयत्न से उसका कोष्ठस्थ वायु प्रेरित होकर कहा जाता है कंठ तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उन पर जाके वह वायु अभिघात करता है, और यथास्थान जिस स्थान पे उसने अभिघात किया है प्रतिघातात उसके फलस्वरूप वर्ण की अभिव्यक्ति होती है, तत्त वर्ण की अभिव्यक्ति होती है। इसी कारण हम यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि शब्द की सत्ता उच्चारण से ही मानी गई है। मतलब ध्वनि उत्पन्न करने में कंठ, तालु, ओष्ठ, जिह्वा, दंत, मूर्धा तथा नासिका यह उच्चारण स्थान है, इनका प्रयोग होता है। जब श्वास नली द्वारा वायु बाहर निकलती है और उसका अवरोध केवल श्वास नलिका में ही होता है तब स्वरों का उच्चारण होता है, आप करके देखिए। और जब अन्य स्थानों पर होता है तब तत्त व्यंजनों की अभिव्यक्ति हमें होती हुई दिखती है। और इसका जो वर्गीकरण है वह हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल तो हम उच्चारण इसका अर्थ समझ रहे हैं। तो तत्त व्यंजनों की अभिव्यक्ति होती है। विभिन्न स्थानों पर जिह्वा के स्पर्श से अलग अलग ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न वर्ण समूह निश्चित होते हैं। यही भाषा का ध्वनि तत्व है। इन्हीं ध्वनियों के निश्चित वर्ण को पूर्व निश्चित ध्वनि के साथ बोलना। पूर्व निश्चित मतलब हमें पहले निश्चित करना है कि हमें कौन सा वर्ण उच्चारण करना है। अब उसी पर जो वायु है अपने प्रयत्न से कोष्ठ से निकलने वाली जो वायु है वह उस स्थान पे आघात करके फलस्वरूप वही पूर्व निश्चित ध्वनि का निकलना, इसे शुद्ध उच्चारण कहते हैं। मतलब हमने लिखा है एक और हम पढ़ते वक्त उच्चारण दूसरा कर रहे हैं तो वह शुद्ध उच्चारण नहीं कहलाता है। मतलब इन्हीं ध्वनियों के निश्चित वर्ण को पूर्व निश्चित ध्वनि के साथ बोलना शुद्ध उच्चारण कहलाता है। मतलब उच्चारण का न्याय सूत्र में हमने देखी है व्याख्या कि कोष्ठस्थं वायोः प्रेरितस्य कंठतालवाभिघातः यथास्थानं प्रतिघातात् वर्णाभिव्यक्तिः उच्चारणम। यह है उच्चारण। और शुद्ध उच्चारण कौन सा है? मतलब उच्चारण हो गया। शुद्ध उच्चारण कौन सा है कि विभिन्न स्थानों पर जिह्वा के स्पर्श से अलग अलग ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न वर्ण समूह निश्चित होते हैं। यही भाषा का ध्वनि तत्व। इन्हीं ध्वनियों के निश्चित वर्ण को पूर्व निश्चित ध्वनि के साथ बोलना शुद्ध उच्चारण कहलाता है। अब आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य की शिक्षा के अनुसार, अभी शिक्षा पे हम रुकेंगे, तो यह वेदांग है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, यह सब वेदांग बताए हैं। तब यह जो याज्ञवल्क्य की शिक्षा है इसके अनुसार अच्छे उच्चारण के 6 गुण माने गए हैं। 6 कौन से हैं? याज्ञवल्क्य की शिक्षा के अनुसार पहला है माधुर्य। मतलब वो उस उच्चारण हमें मधुर लगना चाहिए, सुनने वाले को और स्वयं उच्चारण करने वाले को। एक दूसरा है अक्षर व्यक्ति ही, पूर्व निश्चित जो लिखा है उसी अक्षर की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। दूसरा। तीसरा है पदच्छेदस्तु, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु। मतलब जो पदच्छेद है, मतलब उसमें जो सामासिक शब्द है और अलग अलग पद है वह अलग अलग जान पड़ने चाहिए उस सूत्र के पठन करने वाले के पठन से। आगे का है सुस्वर, उसमें सुर भी एक साथ लगने चाहिए, एक जैसे लगने चाहिए। अभी 4 आगे देखिए। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर। और आगे है धैर्यम, मतलब जो पठन करने वाला है उसका जो हम बॉडी लैंग्वेज है वह जो है, जब पाठांतर की पठन की स्पर्धाएं आयोजित की जाती है उनमें एक 10 या 20 मार्क का कॉलम रहता है, उसमें सब उसके धैर्य का परीक्षण भी होता है। तो ये धैर्य, ये गुण है, ये उच्चारण का गुण है। और आगे का है गुण 6 लय सामर्थ्यंच,
मतलब वो जो उसमें एक लय निर्माण होनी चाहिए, लय निर्माण करने का सामर्थ्य हमें हमारे शुद्ध उच्चारण में होता है। षडेते पाठक गुणाः माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय सामर्थ्यं च षडेते पाठक गुणाः। इसका संदर्भ है याज्ञवल्क्य शिक्षा। अब ये सब हम सीख चुके हैं कि संहिता, अध्ययन विधि, कल्य कृतक्षण सब शुचिर्भूत होकर अध्ययन कैसे करना है। उसमें से जो पहला पड़ाव है जो है कि पहला प्रकट उसका पठन करना है, तो उस पे हम अभी फिर से जाते हैं, क्योंकि हमारा शुद्ध उच्चारण का शास्त्र और महत्व ये दो ही अभी बाकी है। हमारे पास वक्त है ना अभी, तो हम आगे जाते हैं। वक्त है ना अभी? तो हम आगे देखते हैं। संहिता, अध्ययन, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, इतने सब हमने अभी कवर कर लिए हैं। तो आगे जाते हैं इसका शास्त्र। अभी शास्त्र में हमें स्वर, व्यंजन, इनके सब के उच्चारण स्थान और उसमें होने वाले अपने जो हमारी खामियां है उन सब का हम अवलोकन करेंगे। शुद्ध उच्चारण अगर किसी का नहीं है तो हम देखते हैं कि अभी ऐसे काल महिमा ऐसा है कि शुद्ध उच्चारण बहुत ही अभाव से मिलता है और अशुद्ध उच्चारण सुनाई देना बहुत ही कॉमन और नैसर्गिक माना जा रहा है कि सो व्हाट, तो फिर क्या, तो जो है समझने वाले को अगर समझ में आ गया है हमें क्या कहना है, तो मेरा उच्चारण अगर सदोष भी है तो क्या फर्क है। ऐसे थोड़ी बेफिक्री भी समाज में दिखाई देने वाली है, लेकिन दे रही है, लेकिन यह सब अच्छा नहीं है। हमें अगर किसी चीज का ज्ञान है कि ऐसा ऐसा उच्चारण करना चाहिए, तो हमें हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि हम वहां तक जरूर पहुंचे। तो अशुद्ध उच्चारण के कुछ कारण हम देखेंगे। हमारे आसपास भी जो भी अशुद्ध उच्चार हमें सुनाई देते हैं, तो उसमें पहला है शारीरिक दोष, मतलब कुछ व्यंग रहता है, किसी अवयव का दोष रहता है, तो वो तो ठीक है। दूसरा है भौगोलिक कारण। मतलब हम देखते हैं कि कोंकण और वहाँ के जो लोग हैं वो नाक में से नासिका, अनुनासिक उनके उच्चार होते हैं वहाँ के आसपास के लोग। मतलब अभी मैं एक मराठी में वाक्य बोलती हूँ, तो शिंचा ऐसे बोलते हैं वो। मतलब किसी को अगर उनको कहना है कि कैसा मूर्ख है तू ऐसा, तो शिंचा ऐसे, मतलब वो अनुनासिक निकालते हैं। वो है भौगोलिक कारण। और क्षेत्रीय बोली का प्रभाव। भौगोलिक कारण में बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण हम आगे जाते हैं। हमें अगर समय उपलब्ध होता है बाद में तो हम वापस वहां पे आ सकते हैं। तो ये भौगोलिक कारण भी हो गया है। मतलब अंग्रेजी उच्चार भी रहते हैं, तो उनमें वो दो ओष्ठों का एकत्रीकरण नहीं होता, ऐसे उच्चार ज्यादा होते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो वहां का, इसके लिए वहां का भौगोलिक कारण है ऐसी भाषा होने का, और हमें वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उनका आचार वातावरण अलग है, हमारा यहाँ का अलग है, पाश्चिमात्य अलग है, हमारा पौरात्य अलग है। आगे जाते हैं। क्षेत्रीय बोली का प्रभाव। तो हम जहां जहां से आते हैं, नेटिव हमारा, वहां का टोन हमें आता है। मदर टंग एक्सेस आजकल इससे बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मदर टंग मतलब क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है, इसकी वजह से हमें सदोष उच्चारण दिखाई पड़ता है। और है अज्ञान, और ये तीनों तो भी ठीक है, तो उनको हम समझ सकते हैं। लेकिन चौथा जो है अज्ञान, मतलब मात्रा, स्वराघात, आरोह अवरोह, व्याकरण के नियम, इन सब का अज्ञान होने की वजह से अशुद्ध उच्चारण वैसे ही आगे चालू रहता है। जब ये हम अज्ञान की स्थिति में से ज्ञान की स्थिति पर आ जाए, तब भी अगर हमारा उच्चारण अगर नहीं सुधरता है, तो उसे सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति का अभाव कहते हैं। मतलब अगर ज्ञान नहीं है तब तक ठीक है, और उसका ज्ञान होने के बाद अगर हम वैसे कर रहे हैं, क्योंकि भिन्न और सटीक उच्चारण वह एक कला है। अस्पष्ट उच्चारण से भाव में भी कमी आती है। जो भी भाव उनसे अभिव्यक्त होने वाले हैं, उन उच्चारण से, जो पूर्व निश्चित उच्चारण है उनसे, उनके भाव में भी कमी आती है।
और सही शब्दों की आदत हमें विकसित कर लेनी चाहिए। जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उच्चारण गलत है, सदोष है, तो सही शब्दों की आदत हमें विकसित करनी है। और इसके लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है, एक है दृढ़ निश्चय और दूसरा है कठिन प्रयास। दोनों मतलब वैयक्तिक इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप वैयक्तिक अपनी इच्छा शक्ति से दृढ़ निश्चय कर ले और उसके लिए कठिन प्रयास करना शुरू कर ले, तो यह बिल्कुल संभव है। इसके लिए आपको कभी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए सदैव यहीं पे हूँ। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब अपनी खामियां सुधारने की इच्छा बहुत ही बड़ी अभाव से आजकल दिखाई दे रही है। कमियां है तो भी समझ में आने के बाद भी उसकी सुधारने की इच्छा होना और उसमें प्रयास शुरू करना। मेरा यह व्याख्यान सुनकर अगर किसी के मन में सही और सटीक उच्चारण का सातत्यपूर्ण अभ्यास करने की मनीषा उत्पन्न होती है तो यह मेरा यश है आज के व्याख्यान का। मतलब प्रसाद सर ने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया और तो मेरा व्याख्यान अभी सब आगे दे रही हूँ तो सफल हुआ ऐसा मैं समझूंगी। क्या मन में यह मनीषा भी जाग गई कि मेरा यह उच्चारण गलत है, समझ में आ गया मुझे और मुझे यह ठीक करना है अभी। तो मतलब यह वर्णों का ज्ञान कहाँ थे हम, अज्ञान पे थे। तो और कैसा कैसा अज्ञान, मात्रा स्वराघात आरोह अवरोह व्याकरण के नियम इनका। अभी संहिता अध्ययन की तरफ वापस है। संहितोक्त जो लिखित ज्ञान है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब पहला जो पढ़ा हमने अध्ययन विधि में देखा है कि उस सूत्र का प्रकट पठन, उनसे वर्णों का ज्ञान जो होना है वह उच्चारण स्थानों के अनुसार वो वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, मतलब फोनोलॉजी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो कुछ परिभाषा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि पद में बार बार बोल रही हूँ कि हमारे शीर्षक में जो पद है, संहिता अध्ययन उच्चारण शास्त्र महत्व, ये पद है ना हमारे शीर्षक में। तो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाने वाला जो शब्द है उसे पद कहते हैं। तो फिर शब्द क्यों नहीं कहना, ऐसा प्रश्न मन में आना संभव है। तो शब्द और पद में फिर भेद क्या है, मैं पद क्यों बोल रही हूँ वारंवार। तो शब्द जो है वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाने वाला जो वर्णों का समूह है उसे शब्द कहते हैं, और उसमें उसे अगर वाक्य में प्रयोग किया गया है तो वो पद हो जाता है। मतलब सुनील है तो सुनील है एक शब्द है, लेकिन सुनील आम खाता है तो क्या हो गया, तो सुनील ये पद हो गया। ये अंतर है शब्द और पद में, इसीलिए हमें शब्द कभी बोलना नहीं चाहिए, हमेशा पद शब्द का चयन करना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। कुछ परिभाषा के ये है, ये कोई बताता नहीं है हमें, इसलिए मैं इतना थोड़ा सा डीप ले रही हूँ, जितना वक्त है उतना हम लेंगे आज। तो आगे जाते हैं कि वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर है और दूसरे है व्यंजन। इनकी उच्चारण अलग अलग है, मतलब अ से लेकर अ तक अपने आप में वो पूर्ण ध्वनि है, मतलब उनके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है। उनके विभिन्न भेद भी है, मतलब सजातीय स्वर है, विजातीय स्वर है, संयुक्त स्वर है, लेकिन ये हमें यहाँ अपना व्याख्यान का विषय नहीं है। उनके विविध भेद है, जितने भेद अभी हमें उच्चारण के लिए आवश्यक है उतने ही हम आज चर्चा के लिए उपस्थित करने वाले हैं। तो जो स्वर है ये अ से लेकर अ तक अपने आप में पूर्ण ध्वनि है, उनका किसी की सहायता नहीं है। तो अ आ ई ये तो हमें पता है, अभी जैसे बाल वर्ग में प्री प्राइमरी में होता है, अ से लेकर अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, यह सब स्वर है। अब आगे कौन सा आता है, अ से लेकर औ के बाद आता है अम और आहा, इनको हम बाद में देखेंगे। और बाद में आते हैं व्यंजन क ख ग घ, ये जो है अपने आप में अपूर्ण उच्चारण इनका रहता है। उच्चारण के लिए इन्हें स्वरों की सहायता चाहिए होती है। लिए जाने वाली जो ध्वनियां होती है, उच्चारण के लिए सहायता लिए जाने वाली जो ध्वनियां हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इनके भी कुछ भेद है, कुछ स्पर्श व्यंजन है, कुछ अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है, अनुनासिक है, जो हम वारा खड़ी लिखते हैं वर्णमाला, उसमें आप अगर आप कागज पेन आप सब लोग लाए हैं तो आप लिख सकते हो कि पहला स्वर है अ से लेकर औ तक,
और फिर व्यंजन है उसमें जो है स्पर्श व्यंजन है, मतलब स्पर्श मतलब छूना। तो जीभ या मुख के अलग अलग जो स्थान है उन पे जो वायु जाके टकराती है, तो जिस स्थान से टकरा कर वह ध्वनि निर्माण होती है तो उस वर्ग का व्यंजन हम अभिव्यक्त होता है। इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, मतलब क ख ग घ च छ ज झ ट ट ड ढ थ थ द ध प फ ब भ। अब ये मैंने चार ही उच्चारण किए हैं। और पांचवा जो है, अब आगे देखते हैं, यर लव आगे आता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके मतलब जो अंतस्थ आगे बताएंगे हम। और आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब यर लव हो गया। अब श और श दोनों अलग अलग है। बोलते समय मुख के सामने अगर हम हाथ रखते हैं तो हाथ रखने पर गर्म हवा महसूस होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अगर स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, यहाँ तक हम आ गए। अब पीछे कौन रह गए थे? अम और आहा। एक है अम मतलब अनुस्वार है, और दूसरा है विसर्ग। इनको अयोगवह कहते हैं, क्योंकि अब ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं कि अम अगर हो गया तो उसमें अ एक स्वर है और म एक व्यंजन आ गया, तो अगर हम बोलेंगे इसको स्वर में भी अंतर्भूत किया जाए तो नहीं, ये तो म व्यंजन है, और इससे व्यंजन में किए जाए तो नहीं, ये तो अस्वर है, इसलिए इसे। और आह का भी ऐसे ही है कि अ जो है स्वर है और उसमें ह का उच्चारण आता है विसर्ग के परिणाम स्वरूप, तो उन दोनों को हम अयोगवह कहेंगे। मतलब ये स्वर में भी नहीं है और व्यंजन में भी नहीं है। अब आगे देखते हैं, संयुक्त व्यंजन रहते हैं, मतलब है हम उच्चारण ठीक से करना चाहिए। इनका संयुक्त व्यंजन समझने का हमारा उद्देश्य है कि इनका उच्चारण ठीक हो। अब क्ष ऐसा है, तो बहुत ही अब हाल ही में हमने रामायण देखा रामानंद सागर जी का, तो देखते देखते सहज सुनते वक्त जो अशुद्ध उच्चारण है वो हमारे कान में एकदम बैठ जाता है। तो सीता जी के मुंह से और लक्ष्मण जी के मुंह से क्षमा नहीं क्षमा निकलता था। तो क्ष जो है यह संयुक्त व्यंजन है। किस किस व्यंजनों से यह बनता है? तो क, श और अ, इन तीनों का हम क्ष ऐसे मतलब कक्षा। तो क्ष जो है उसमें क, श और अ तीनों हमें अभिव्यक्त होने चाहिए। इस ऐसा हमारा जो उच्चारण होगा वो सही है, सटीक है। आगे देखते हैं त्र, त, र और अ। तो तीनों का अभिव्यक्ति ठीक से बराबर होनी चाहिए। त्र, त, र और अ। ज्ञ, ज, य और अ। श्र, श, र, अ। श्र, द्य, द, य, अ। ऐसा। तो इनका जो किन व्यंजनों से यह संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं, यह ध्यान देकर हम देखेंगे तो हमारा उच्चारण सटीक होने में हमें मदद होगी। तो हम उच्चारण इससे आगे हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त ध्यान जरूर दें, क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि ज्ञ का उच्चारण जो है न्य होता है, मतलब ज्ञानेश्वरी, मतलब ऐसा होता है। हिंदी में तो ज्ञ बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ, तो वो अलग हो जाता है। ज्ञ आना चाहिए। हमारी जिह्वा जो है वो पहले दोनों हमारे जो इंसिजर से उनके अंदर के भाग को पूरा उसका स्पर्श होना चाहिए, तो ज्ञ निकलता है। अब आगे चलते हैं स्वरों के तरफ। स्वरों का उच्चारण कैसा होना चाहिए? पहले तो हमें पता चल गया कि इनको उच्चारण के लिए किसी की सहायता नहीं लगती है, लेकिन इनका उच्चारण समय जो है वह एक मात्रा है। एक मात्रा मतलब आजकल की अगर गिनती ले तो हम 1/4 या 1/5 सेकंड उसको बोल सकते हैं। इसी को हमने निमिष भी बोला है। तो जो ह्रस्व स्वर है उनका उच्चारण के लिए हमें एक मात्रा से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अ, ई, उ, रू, इनमें भी उ और ई में जो छोटी मात्रा रहती है, मतलब ह्रस्व उकार हम बोलते हैं, उसका उच्चारण जो है वह ह्रस्व होना कैसे संभव है? तो उसमें उच्चारण के लिए एक मात्रा से ज्यादा समय अगर हम दें तो वह दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर
का उच्चारण समय जो है वो दो मात्रा है। तब आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, यह 7 जो है वह दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में हमें जरूर 2 मात्रा लेनी ही चाहिए। अगर हमने यहाँ पे ह्रस्व मात्रा 1 मात्रा का समय लिया है उच्चारण के लिए तो वह दीर्घ होते हुए भी ह्रस्व माना जाएगा और यह सदोष उच्चारण हो जाएगा, सटीक उच्चारण नहीं कहते इसे। तो आगे देखते हैं। तीसरा जो है इसमें एक ह्रस्व स्वर हो गए 4 अ, ई, उ, रू, दीर्घ स्वर हो गए और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मतलब उनको उच्चारण की जो काल है 3 मात्रा है। इसे हम देखते हैं कि अवग्रह आता है, एस एस बोलते हैं हम। संहिता ग्रंथों में बहुत बार आता है किसी की श्लोकों में, तो एस एस करते हैं, तो एस एस नहीं बोलना, उसे अवग्रह कहना है और वह प्लुत स्वर होता है। और प्लुत स्वर के उच्चारण के लिए हमें दीर्घ उच्चारण 3 मात्रा तक उसका बढ़ाना है। तो उसमें मतलब ओम हम लिखते हैं ना, ओम, तो 3 मात्रा तक, जो ओ को 3 मात्रा तक आगे बढ़ाने के बाद म का उच्चारण अगर हम करेंगे तो वह प्लुत स्वर कहलाया जाएगा। उसके उच्चारण के लिए हम अगर जल्दबाजी करेंगे, 1 ही मात्रा देंगे, 2 मात्रा देंगे, वह तो सदोष उच्चारण माना जाएगा। अब अज्ञान के इसमें हम आगे चलते हैं। कौन सा हमने देखा है, तो मात्रा का ज्ञान रहता है। मतलब मात्रा को बोलते हैं सिंबल्स डिजाइन फॉर वोवेल्स, मतलब स्वर के लिए जो निर्धारित चिन्ह रहते हैं। व्यंजन में स्वर जो अंतर्भूत होता है, उस स्वर को दिखाने के लिए जो चिन्ह हम देते हैं, मतलब ऊ देते हैं, कु अगर लिखा है तो जो ऊ का नीचे का उकार जो है वह ऊ दिखलाता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। मराठी में मात्रा इसको एक ही अर्थ है, मतलब ए मतलब च को चे अगर लिखे तो उसको मात्रा कहते हैं। लेकिन मात्रा यह पूरे इसके लिए है, जो काना मात्रा उकारिन सबके लिए मात्रा हमें जान लेना चाहिए। सिंबल्स डिजाइन फॉर वॉवेल्स, ये अगर हम समझ लेते हैं तो ठीक से उनका उच्चारण हम कर पाएंगे। कौन से व्यंजन में कौन सा स्वर अंतर्भूत होने के बाद वह वर्ण आ गया है, अक्षर बना है, वह हम समझ सकते हैं, तो उसका उच्चारण ठीक आ जाता है, सदोष नहीं आता है। समझने के बाद भी अगर हम सदोष उच्चारण कर रहे हैं तो वो फिर आदत का प्रभाव है। और आदत के लिए, आदत बदलने के लिए तो हमें समझ में आने के बाद भी अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो आदत के आदि हो गए हैं। वो आदत बदलने के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि हमें दृढ़ निश्चय और सातत्यपूर्ण प्रयास। अब मेरे विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनका न और ण का भेद आता है। तो हिंदी में यह प्रश्न नहीं आता है, लेकिन संस्कृत और मराठी में आता है। उनका न और न ठीक से नहीं आता है, न की जगह न आता है, न की जगह न आता है। तो इनके लिए मैं अभी हर जो है ये हो गया जो सदोष उच्चारण, अगर इसे हम व्याधि माने तो उसकी चिकित्सा भी है ना, व्याधि का निदान भी हमने कर लिया। 4 प्रकार के हेतु हमने देख लिए, कौन से शारीरिक दोष है, भौगोलिक कारण है, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है, और चौथा है अज्ञान। ये हेतु हो गए। और सदोष उच्चारण जो है वो हमारा व्याधि हो गया, तो उसके हेतु लिंगा औषधि तीसरा हो गया ना, एक इसका लक्षण हो गया। तीसरा औषधि, औषधि मतलब चिकित्सा होनी चाहिए। तो चिकित्सा में इनके लिए बताती हूँ, आप सभी को मैं यह चिकित्सा अभी बताना जरूरी समझूंगी कि आप जिनके किस व्यंजन के उच्चार में हमारा सदोष आता है तो उसका वर्ग देखिए। मतलब अभी ये न और न का वर्ग है, तो ये ट वर्ग है ना, मूर्धन ट ठ ड ढ न, ये तो इनका उच्चारण हम दिन में 1 बार 10 बार ऐसे 10 बार करना चाहिए। और वह देख के करना चाहिए, मतलब ऑडियो विजुअल देख के। हमारे सामने वह वर्ण लिखे हुए होने चाहिए, अपने स्वयं हस्ताक्षर में लिखे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जिनका न और न में भेद आता है, जिनका श और श में भेद आता है, जिनका स और श में भेद आता है, बहुत से उच्चारणों के दोष हम देखते हैं। तो जिनका जो भी दोष आता है तो पहले हमने कमी वो डिटेक्ट करनी है, समझनी है कि हमारी यह दोष है, और उसके बाद उसका वर्ग देखना है, और उस वर्ग के वर्ण हमने लिखने हैं हमारे हस्ताक्षर में। और वह 1 बार देखकर 1 बार में 10 बार पढ़ने, आवर्तन करना है। और ऐसा दिन में 10 बार करना है। मतलब पहला दृढ़ निश्चय, दूसरा सातत्यपूर्ण प्रयास। यह जब हम 10 दिन भी करेंगे, 10 बार, ऐसा 10 बार मतलब 10 into 10 100 हो गया, तो 10
100 टाइम्स अगर हम देख देख के करेंगे तो 10 दिन के बाद आधे से ज्यादा फर्क महसूस होता है। 10 ही दिन में केवल, कितनी भी पुरानी आदत हो, लेकिन दृढ़ निश्चय चाहिए। तो आगे देखते हैं। बीच में हमने व्यंजनों के बारे में एक मेरा मिस रह गया, जो अनुनासिक है। मतलब हमने क, च, ट, त, प, ये 4 वर्ग लिए पांचों, उनके पांचवे जो अक्षर है, मतलब य, म, ग, न, ये जो है म, ये अनुनासिक कहते हैं। मतलब हर वर्ण का 5वां अक्षर जो है, क, ख, ग, घ, ञ, ट, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये जो है पूरे यमंगणनम, ये पूरे 5 अनुनासिक कहते हैं इन्हें। उनके उच्चारण के लिए नासिका का सहाय जरूर लेना है। जैसे हम क्रौंच बोलते हैं, वांग्मय बोलते हैं, तो उनमें अनुनासिक नासिका का हमें स्पर्श करना चाहिए, उपयोग लाना चाहिए, तभी उसका, और अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि वो कोंकणवासी जो है बोलते हैं, वो अयथा नासिका का प्रयोग करते हैं, तो वह दोष हो गया। लेकिन जहाँ ये अनुनासिक वर्ण है, उनमें नासिका का प्रयोग करना, यह सटीक मतलब सही उच्चारण है, तो नासिका का प्रयोग उसमें करना चाहिए। अब अंतस्थ पे आते हैं। हमने पहले देखा था कि अंतस्थ जो है, य, र, ल, व जो है, वो उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाती। पहले व्यंजन हमने स्पर्श दिए न, क वर्ग, च वर्ग, ट, प वर्ग, ये जो देखे हमने स्पर्श व्यंजन बोला उनको। और ये जो है य, र, ल, व, इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं कर पाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ बोलते हैं। कुछ व्यंजन उत्क्षिप्त है, मतलब मूर्धन्य, उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर एक झटके के साथ गिर जाती है। जैसे ड, ढ, ये बोलते हैं, स्पर्श भी है ये और उत्क्षिप्त भी है, मतलब पूरी जीभ जो है वो पीछे जाके एक झटके के साथ गिर जाती है। आप उच्चारण करके देखिए, ड, तो जीभ पूरी मुड़ जानी चाहिए और झटके के साथ। ढ, ऐसे ही पूरा जो मूर्धन्य है, इसी को मूर्धन्य बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न, ये सब जो है इनके। और ये जो श और श का जो भेद है, उनमें भी जो एक श बोलते हैं, हम मराठी में बोलते हैं शामरूप का श, मतलब शेष का जो श है पहला वाला, वह जो है वो तालव्य है, उसमें जीभ हमारी पीछे नहीं जाती, तो श हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन श का उच्चार जो करना है, उसमें 2 ये है कि उसमें मुख से गर्म हवा भी बाहर निकलनी चाहिए ज्यादा। श में जो है वो कम निकलती है और श में जो है वो ज्यादा निकलती है। तो ज्यादा हम निकालेंगे, जैसे विसल सीटी बजते हैं, वैसे अगर हम हवा निकालेंगे बाहर, तो वह सटीक उच्चारण हो जाएगा। इसमें भी कभी भेद नहीं करना चाहिए, हमें भिन्नता रखनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग उच्चार है, और जहाँ जैसा है वैसा करने से, अब ये ऐसा क्यों करना है ये तो हम आगे देखेंगे। अभी कभी कभी हम र के विभिन्न रूप देखते हैं। अभी समय है ना अपने पास, प्रसाद जी? हमारे पास समय है ना? हाँ मॅडम, 1:20 पर्यंत आहे वेळ आपल्याकडे। हाँ, अभी मतलब मेरे 12:56 दिखा रहे हैं, मतलब 15 मिनट तो है। है 20 मिनट है। अभी आगे बहुत है। र के भी विभिन्न रूप आते हैं। र का उच्चारण भी बहुत हमें से दोष दिखाई देता है कि र के विभिन्न रूप है कि एक तो र है, र के वर्ण संयोग रहते हैं, कभी वह अपूर्ण रहता है, कभी पूर्ण रहता है, तो अलग अलग तरीके से उसको दिखाते हैं। एक जो बोलते हैं कि हम रफार, मतलब आशीर्वाद में जो दिखता है कि वह पे जो दिखता है वह अपूर्ण र रहता है, वो दूसरे वर्णों के साथ वो उसका संयोग रहता है, तो जो उसमें जो वह है वो अपूर्ण है, वह पे वो र का संयोग है, तो उसको हम शिरोरेखा से दिखाते हैं। मराठी में उसको रेफ मतलब खार बोलते हैं वो। तो र दूसरा जो है उसको हम पदेन बोलते हैं, जो र को पद में लगाया जाता है, मतलब हम कैसे कहते हैं कि ये परित्राणाय तो त्र हो गया, क्र बोलते हैं, मतलब क्रौंच। तो क में जो पद में जो हमने पदेन लगाया है, उसको अपूर्ण व्यंजन के पद में र लगाया जाता है।
और फिर बाद में उसमें स्वर मिलाया जाता है। जैसे क्रौंच में क्या है, तो पहले क जो है वह अपूर्ण व्यंजन है, उसके बाद आधा र है और उसके बाद स्वर है, तो उसको पद में लगाते हैं। यह सब जो है जिन जिन वर्णों में पद है उनके लिए अच्छी सुविधा है, लेकिन जिन वर्णों में भी पद नहीं है, जैसे ट वर्ग के व्यंजन है, ट ठ ड ढ, जो व्यंजन है उनमें पद नहीं है, तो कैसे उनका र दिखाया जाए। तो ट वर्ग के व्यंजनों के साथ अगर अपूर्ण व्यंजन, वो अपूर्ण व्यंजन, उसके साथ अगर र और के बाद में स्वर का संयोग होता है, तो जैसे राष्ट्रपति में हम देखते हैं, तो उसका उल्टा वी की जैसा हम उसको दिखाते हैं। ये तीनों जो है अलग अलग है, उसमें र का उच्चारण करने की जो इंटेंसिटी है वो भी अलग अलग रहती है। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और अब हमने सब वर्ण विग्रह देख लिया, उनके उच्चारण स्थान के लिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट ईयर संस्कृत में तो सबको था, फर्स्ट ईयर में संस्कृत, लेकिन जब हमारा उस पर ध्यान ज्यादा लोगों का नहीं जाता है, तब ये संभव है कि हम सब लोगों ने भी ये याद भी किया होगा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, मतलब अ, आ और क वर्ग के व्यंजन और ह और विसर्ग, ये सब इनका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है। कंठ से यह निकलने चाहिए। अभी हम जब विसर्ग आता है तो नमः कहते हैं, काहा ऐसे जो बोलते हैं, तो उसमें वो पूरा आना चाहिए कंठ का जो है, और उतना समय भी उसमें लगना चाहिए। मतलब अह है तो कम लगना चाहिए, आहा है तो ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि वह दीर्घ स्वर है, यह ह्रस्व स्वर है। ये दोनों का ध्यान रखने के साथ साथ हमें उसका उच्चारण स्थान, मतलब उच्चारण के लिए दिया जाने वाला काल और उसका उच्चारण स्थान, इन दोनों का प्रयत्न पूर्वक संगम होने के बाद ही सही उच्चारण निकलता है। आगे चलते हैं। इचु यशानाम तालु, मतलब छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और श, इनका तालु से है। मतलब श हमने दो देखे हैं, एक श तालव्य है श, और दूसरा आगे देखेंगे श, जो ऋतु रसानाम मूर्धा है। मतलब रू पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, और श इनका मूर्धा है। मूर्धा के प्रयोग से ही इनका सही उच्चारण निकलता है। तो ध्यान से मूर्धा की तरफ ध्यान देकर इनका उच्चारण हमें देखना चाहिए। लुतुलसाना दंताहा, ल वर्ग, त वर्ग और स, इनका जो उच्चारण स्थान है वह दंत है, दांत है। उपध्मानिया नाम ओष्टो, मतलब उ प वर्ग, यह सब है जो ओष्ठ है। और इसमें हम बहुत सारी ओष्ठ जो वर्ण है उनका बहुत दोष कॉमन है देखने में। जब हम अभी हमें अगर समय प्राप्त होता है तो हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। जैसा मैं श्रुत लेखन बताऊंगी आपको, कि मैं उच्चारण करूंगी, आप सब लिखने का प्रयास कीजिए, और जो मैंने उच्चारण किया है अगर आपने जो लिखा है वह हम टैली करेंगे बाद में। तो उसमें मैं जो चीज कह रही हूँ वह ज्यादा स्पष्ट होती है। उसमें कुछ श्लोक हम देखेंगे अगर समय मिलता है तो। आगे चलते हैं। यमंगणना नाम नासिका, मतलब ग, ग, न, म और अनुस्वार, अयोग जो बोला ना हमने स्वर, वह यहाँ समावेशित किया गया है। और उसको हम, उसका उच्चारण स्थान जो है नासिका है। ए दौ तौ कंठ तालु, मतलब ए और ऐ, इनका दो है उच्चारण स्थान। कंठ और तालु दोनों पे ध्यान जाना चाहिए उच्चारण करते समय। ओ दौ तौ कंठ औष्ठम, ओ और औ, इनका कंठ और ओष्ठ दोनों मिला के उच्चारण होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, मतलब व का उच्चारण करते समय हम दंत और ओष्ठ, इन दोनों का ठीक से प्रयोग करें तो वह सही और सटीक उच्चारण हो जाता है। अब यहाँ तक हमने देखा कि हम संहिता का ज्ञान हमने कर लिया। संपन्नास्तत्व विज्ञानैः प्रयोगैश्चैव कृष्णशः हितार्थं सर्वलोकानां महर्षिभिः प्रकाशिता ताः सर्वा सदैव अनुसर्तव्या आयुर्वेदस्य संहिताः। अध्ययन विधि का ज्ञान हमने कर लिया। संहिता अध्ययन में कल्य, कृतक्षण, निरोग, शुचिर्भूत होकर, काया वाचा मन से एकाग्र होकर, सब तमोरूपी निद्रा का त्याग करके एकाग्र मन से हम इच्छित विषय का जो गूढ़ अर्थ तत्व है जानने के लिए जो सूत्र है हमारे सामने, उसका पठन करेंगे, और उसमें उसके बाद उसको उसका अर्थ अपने मन में
अपने आप प्रवेशित होने तक संयम से वारंवार उसका पठन मनन चिंतन हमेशा करते रहेंगे। इसे हम अध्ययन कहते हैं। और अध्ययन की फलश्रुति भी हमने देखी कि इस तरह से अगर हम अध्ययन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो गुरु की सदैव उपस्थिति के अभाव में भी इस विधि से हमारे दोषों का निराकरण अपने आप होता दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो हमारे दोषों का भी, और परदोष प्रमाणार्थम इतर हमारे साथ जो सहाध्यायी हमारे अध्ययन करने वाले हैं, इनका जो इनके दोषों का जो निराकरण है वो भी हम सप्रमाण कर सकते हैं। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि सप्रमाण निराकरण करने का सामर्थ्य हमें इस अध्ययन विधि से अध्ययन करने से प्राप्त होता है। और इस अध्ययन विधि का जो पहला पड़ाव है उसमें प्रकट पठन जो है सूत्र का करना, और उसमें शुद्ध उच्चारण, क्योंकि अगर हम शुद्ध उच्चार करेंगे, प्रकट पठन करेंगे, तो उसमें वह भाव आ जाएगा, और वह भाव आने से उसके अर्थ हमें समझने में सुगमता होगी। अब इसी पड़ाव पे हम यह व्याख्यान दे रहे हैं, तो मैं इसका महत्व बताने के लिए अभी आगे चलती हूँ। तो ठीक उच्चारण करना चाहिए, यहाँ तक तो हम आ गए। ठीक उच्चारण करने से हमें क्या लाभ होता है, मतलब हम क्या अभी तो कुछ संस्कृत के पंडित नहीं है, हमें जाके कहीं ऐसे बोलते हैं, अध्यायी बोलते हैं ऐसे कि वैद्य लोगों को भी मैंने बोलते बहुत देखा है कि कहाँ हमें जाके अभी पूजा पाठ पढ़ना है किसी दूसरों के घर में। अभी यह नई उच्चारण भी हमने किया तो समझ में तो आता है, हम कैसे वैसे लेट के वैसे भी संहिता पढ़ते रहते हैं, उसका उच्चारण करना मन नहीं मन में करते हैं, पढ़ते हैं, मतलब उसका प्रकट उच्चारण करने के हम प्रयास कभी नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन उसका जो प्रकट उच्चारण का जो महत्व है, क्योंकि हमारी जो यह संहिता है सब वो एक मंत्र स्वरूप है। मतलब हम अगर आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग अगर मानते हैं, तो वेदों का स्वरूप जो है वह सब अपौरुषेय है और मंत्र स्वरूप है। अब मंत्र पे हम आ जाते हैं, तो मंत्र के लिए चक्रपाणी कहते हैं कि मनना त्रायते इति मंत्र। तो मंत्र हमें क्या करता है, बारंबार मनन करने से वह हमें तारता है, रक्षण करता है, इति मंत्र, उसको हम मंत्र कहते हैं। अब यह मंत्र जो है उसका सही उच्चारण अगर होता है तभी उसकी शक्ति है। यहाँ पे मैं थोड़ा विषयांतर भी होता है तो एक अनुभव बताए बगैर आगे नहीं जाती हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरु है सिद्धयोग आचार्य हुलोड़ी महाराज, और आप सबने देखा हो, उनका नाम भी सुना होगा कि वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज। इन दोनों का एक मैं उदाहरण देती हूँ कि एक व्यक्ति था और वह बहुत दरिद्री था और हमेशा श्री सूक्त का पाठ करता था, और उसकी दरिद्रता का निराकरण नहीं होता था। तो वो एक बार सदगुरु के पास पहुंचा, उसने पूछा कि ऐसा ऐसा है और मैं इतना श्रद्धा पूर्वक श्री सूक्त का पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे दारिद्र्य का निर्मूलन अभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया उसको, तो पठन करके वो पठन क्या करता था, तो अलक्ष्मीम असमृद्धिम जो है, अलक्ष्मीम नाशया में हम आपको अगर श्री सूक्त याद है, पता है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अभूतिम असमृद्धिम च सर्वान्निर्णम में ग्रहात, ऐसा वो है पठन, और वह उसका उच्चारण गलत तरीके से करता था। अभूतिम असमृद्धिम उसके बजाय वह स्थान पे समृद्धिम लक्ष्मीम कहता था, अलक्ष्मीम के स्थान पे लक्ष्मी कहता था, असमृद्धि के स्थान पे समृद्धि हो जाता था उसका। सर्वान्निर्णम में ग्रह, मतलब इन सबका निर्मूलन मेरे घर से कर, मतलब उसका आशय अर्थ क्या, भाव क्या हो जाता था कि समृद्धि और लक्ष्मी को मेरे घर से बाहर ले जाने के लिए वह प्रार्थना करता है, ऐसा अर्थ हो जाता। और वो जब गुरु महाराज ने उसे समझाया, उसका दोष निराकरण किया, तो बाद में उसको उसकी फल मिला, ऐसे एक है। और दूसरा है टेम्बे स्वामी महाराज, वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जब एक किसी उत्सव में उनका ब्राह्मण के भोजन के लिए गए थे, तो वहां वक्त था, तो तब तक वे गंध निकाल रहे थे, चंदन, और चंदन निकालते समय वह उनके मुंह में सूर्य मंत्र था, वो जब उनका चालू था जाप सूर्य मंत्र का, और चंदन उन्होंने निकाला, भोजन के बाद ब्राह्मणों को लगाया, दक्षिणा दान देने के बाद वह ब्राह्मण सब, उनकी कंप्लेंट हो गई कि हमारा ललाट पे दाह हो रहा है हमारे। तो उन्होंने सोचा कि चंदन लगाने से दाह होना कैसे संभव है,
तो उनका दाह होने लगा, तो उसका जो उनके मुंह में जो सूर्य मंत्र का जाप चल रहा था, उसके प्रभाव स्वरूप वह चंदन शीतल होने के बावजूद भी उससे दाह होने लगा। मतलब यह सब मंत्र का प्रभाव है, लेकिन यह सब चीजें हम उस मंत्र पे अधिकार प्राप्त करने के बाद सब संभव होती है। और उसका पहला पड़ाव जो है कि वह मंत्र शुद्ध रूप में उच्चारण करना। अगर हमारी संहिताएं जो हम बोलते हैं कि मंत्रवत संप्रवक्तव्य न मीमांसन कथाचन, इस पर अगर हमारी श्रद्धा है तो अगर इन्हें मंत्र के स्वरूप हमें प्रयुक्त करना है तो उसका उच्चारण सही मतलब सटीक तरीके से ही करना चाहिए, तभी उनमें मंत्रत्व आने की संभावना है। और इसलिए हमें इसका उच्चारण जो है ठीक तरीके से करना सीखना ही है। अब हम देखते हैं इस मंत्र के कुछ रेफरेंसेस देखते हैं। आपके साथ संभव है, मैंने कहा था प्रसाद जी को कि आप सब अपनी चरक संहिता साथ में लेके आइए। यदि भी हमारा विषय चरक मतलब पूरी संहिता के बारे में है, लेकिन मेरा तो जैसा हम बोलते हैं ना, तो मैं वो माता पिता तो मैं वो चरक ही मेरा सब है, पिता बंधु सखा सभी चरक ही है। तो फिर चरक के ही हम कुछ रेफरेंसेस आज देखते हैं कि मननात्रायते, ये तो हमने अभी समझ लिया। तो और कहाँ पे मंत्र आता है, तो देखिए हम त्रिविध चिकित्सा बोलते हैं। तीसरे क्षणीय निकालिए अध्याय, अगर आपके साथ है, मेरे सामने मैंने संहिता रखी है, तीसरे क्षणीय निकालिए। तीसरे क्षणीय में दैव व्यपाश्रय त्रिविधा चिकित्सा बताया है, वहां पे दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, और वहां पे देखिए आ गया सबके लिए, सबके सामने आ गया, या मैं पेज नंबर बताऊं? त्रिविधम औषधमिति अंतः परिमार्जनम बहिः परिमार्जनम शस्त्र प्रणिधानम च इति, पेज नंबर 78 पे है। तत्र अंतः परिमार्जनम जो लिखा है वह बहिः परिमार, ये गलत हो गया है, दूसरा, इससे पहले का रेफरेंस देखिए, 77 पेज पे आएगा। त्रिविधम औषधमिति दैव व्यपाश्रयम युक्ति व्यपाश्रयम सत्वावजयश्च, तत्र दैव व्यपाश्रयम मंत्र औषध मणि मंगल बल्युपहार होम नियम, आगे पूरा है, तप उपवास पूरा है, द्रव्याणाम योजना सत्वावजय वह आगे हो गया। तो इसकी टीका देखिए, दैवम अदृष्टम तद व्यपाश्रयम तच्च यत् दृष्ट जननेन व्याधि प्रत्यनिकम मंत्रादि, मतलब यहाँ पे लिखा है कि व्याधि प्रत्यनिक मंत्र होते हैं। अगर व्याधि प्रत्यनिक मंत्र है तब उनका उच्चारण जो है वह सही होना चाहिए हर एक व्याधि के लिए। जैसे व्याधि प्रत्यनिक हम चिकित्सा कहते हैं, कुछ दोष प्रत्यनिक होती है, कुछ व्याधि प्रत्यनिक होती है, वैसे अगर व्याधि प्रत्यनिक मंत्र होते हैं तो उनका उच्चारण ठीक से करना यह हमारा कर्तव्य है। आगे चलते हैं, व्याधि प्रत्यनिकम मंत्रादि यदि वा दैव शब्देन देवा उच्यन्ते तान आश्रित्य यदुपकरोति तद्यथा मंत्रादयो ही देव प्रभावात् एव व्याधिहराः, मतलब व्याधिहर जो है मंत्र कैसे होते हैं, तो देव प्रभावात् एव व्याधिहराः। बलि उपहार उनके बारे में आगे कहते हैं, देवा एव प्रभावात् व्याधिन घ्नन्ति, वो बलि अगर उपहार इनके प्रीति से जो प्रसन्न हुए देव है वह भी प्रभाव से व्याधि को हरण करते हैं। लेकिन पहला प्रेफरेंस किसे है, तो मंत्र को है, बाद में बलि उपहार आदि का है। तो यहाँ यह बहुत समझने की चीज है कि इतना जो मैंने पूरा आपका एक घंटा हो गया मैं आपको सब बता रही हूँ ये उच्चारण का, ये तो हमने सब फर्स्ट ईयर में कर भी लिया और हम जैसे तैसे आ भी गए आगे, अब और प्रैक्टिस में भी लग रहे हैं। तो ये सब हम पीछे जाके देखना क्यों जरूरी है, तो क्योंकि यह जो व्याधिनिक प्रत्यनिक मंत्र है उनका उच्चारण हमें ठीक से करना आना चाहिए। और एक मंत्र का रेफरेंस देखते हैं, शायद हमें अभी थोड़ा वक्त है, बाद में हम अगर वक्त मिले तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। अभी हम सब कौन से व्याधि से चिंतित है,
कोरोना कोविड है ना, तो उसको भी जनपदोध्वंस निकालिए, विमान स्थान जनपदोध्वंस। तृतीय अध्याय अथा तो जनपदोध्वंसनीयम विमानम व्याख्यास्यामः। तो उसमें जो है जनपदोध्वंस की सामान्य चिकित्सा है, श्लोक क्रमांक 13-14 पेज नंबर 241 पे है वह। तो उसमें जनपदोध्वंस की सामान्य चिकित्सा लिखी है कि सत्यम भूते दयादानम बलयो देवतार्चनम तद्वृत्त्यस्य अनुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः। 15वां श्लोक है 15। तो उसमें चिकित्सा बताई है कि सत्य, भूत दया, दान, बलि, देवता अर्चन, सद्वृत्ति की अनुवृत्ति, प्रशम और गुप्ति ही आत्मनः। गुप्ति का अभी हम टीका देखेंगे, बाद पीछे देखते हैं कि यहाँ पे टीका है, गुप्ति ही मंत्रादीना रक्षा। मतलब अब यह जो जनपदोध्वंस का चिंताजनक हम काल से जा रहे हैं, उसमें मंत्र की कितनी आवश्यकता है, यहाँ पे यह अधोरेखित होता है कि हमारी रक्षा कैसे करनी है हमें खुद को। ये पहले तो सब मार्ग हो गए, सत्यम, भूत दया, दान, बलि, देवतार्चनम, सद्वृत्य की अनुवृत्ति सब हो गए, लेकिन गुप्ति ही आत्मनः, गुप्ति अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो इस रक्षा के लिए हमें कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, ये सब अलग विषय है। अभी थोड़ा सूतवाच्य मैं कर देती हूँ कि यहाँ जो 3 शक्तियां हैं, देवी को हम पूछते हैं शक्ति स्वरूप, देवी को देव से, भगवान से ज्यादा हम यहाँ पे देवी को शक्ति स्वरूप देखते हैं। तो उसमें 3 स्वरूप की देवियां हैं, एक महालक्ष्मी है, महासरस्वती है और एक महाकाली है। तो यहाँ पे जो है अभी हमारी रक्षा करने के लिए हमें महासरस्वती या महालक्ष्मी से ज्यादा महाकाली की उपयोगिता है। और इसके जो मंत्र भी है, उसके महामारी के उपलक्ष्य में जो आए हुए मंत्र है, वे भी सब काली मतलब दुर्गा के हैं। तो थोड़ा सा विषयांतर होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे कह देती हूँ। अब आगे चलते हैं और एक मंत्र का रेफरेंस देखते हैं हम, चिकित्सा स्थान में है, वहां पे मंत्र और एक बार आया है हमें कि विष चिकित्सा में, विष के जो सामान्य उपक्रम है वहां पे आया है। देखिए 573 पेज नंबर है, वहां पे मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीडन चूषण अग्नि परिषेका अवगाह रक्तमोक्षण वमन विरेकोपधानानि, यह सब विषय के चिकित्सा उपक्रम है। चिकित्सा स्तेषा शोकप्रमाण शो में, मतलब आचार्य हमें चिकित्सा के बता रहे हैं, चिकित्सा के उपक्रम। वहां पे मंत्र अरिष्ट, पहला प्राधान्य किसे है, मंत्र को है। हमने दैव विपाशा में भी देखा है कि पहला जो प्राधान्य है वो मंत्र को है, बाद में सब मणि जो बलि उपहार वो सब आगे है, उनका प्रायोरिटी पहली जो है आचार्य की जो मंत्र को है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, मंत्र अरिष्ट उत्कर्तन। अब यहाँ पे भी मंत्र की टीका देखते हैं। मंत्र इत्यादि ध्यान से पढ़िए, मंत्र इत्यादि मंत्रस्य विषहरेषु श्रेष्ठत्वात् अग्ने अभिधानम यदुक्तम, यदुक्तम कैसा विष कैसा है, विषम तेजोमयैहि मंत्रैहि सत्य ब्रह्म तपोमयैहि यथा निर्वायते क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी तुरंत, प्रयुक्तैहि न तथा औषधैहि। मतलब यह जो विष है वह तेजोमय, सत्य, ब्रह्म, तपोमय मंत्र होने के कारण, मंत्र कैसे होते हैं, मतलब वह सत्यमय होते हैं, ब्रह्ममय होते हैं, तपोमय होते हैं, तेजोमय होते हैं। यह सब जो है यह सब हमारे शस्त्र है, और यह शस्त्र इस विष को यथा निर्वायते कैसा उसका निराकरण करते हैं, क्षिप्रम प्रयुक्त ही न तथा औषधि ही, जिनको हम औषधि से अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, इतने क्षिप्र वह हमारे दोषों का निराकरण कर सकते हैं। दूसरा आगे अरिष्ट बताया है, दूसरा उपक्रम अरिष्टाद विविधा, इनमें भी मंत्र का समावेश है। देखिए हम टीका कभी ध्यान से इतना पढ़ते नहीं है, तो अभी आप अगर शुरू करेंगे टीका पढ़ना तो ये भी इस व्याख्यान की फलस्वरूप होगा कि अरिष्टा द्विविधा मंत्रेण रज्वादिभिर्वा विष उपरि बंधः। दो है, एक अरिष्ट कौन सा है कि एक मंत्र से अरिष्ट है और दूसरा रज्जु आदि से।
मतलब डोरी वगैरह बांधने से जो है वह एक अरिष्ट है, और एक अरिष्ट जो है मंत्र से है। मतलब हमारे पास अगर रज्जु स्वरूप बंधन उपलब्ध नहीं है तो मंत्र स्वरूप भी जो बंधन है वह काम कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड हम ब्रह्ममय, तेजोमय, सत्यमय, तपोमय व्यक्ति का जो मंत्र है वही सफल होता है। अभी हाल ही में मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि जनपद ध्वंस का विषय हो गया कोविड के बारे में, तो मैं एक औषधि बना कर देती हूँ सभी रुग्णों को जो भी मेरे पास आते हैं कि हमें कुछ प्रतिबंधक दीजिए, तो मैं उसका नाम तो मैंने उसका आयुष काढ़ा दे रही हूँ ऐसे बताया है, लेकिन मैंने कुछ अपने बुद्धि से उसमें कुछ द्रव्य जोड़ के उनको बनाते वक्त मैं कुछ मंत्र बोलती हूँ, तो वो मंत्र सिद्ध करके वो दवाई मैं रुग्णों को दे देती हूँ कि ये आपको प्रतिबंधक रूप में काम आएगी। तो एक रुग्ण मेरे हमेशा पुराने रुग्ण है जिनको माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है, और उनका वो हमेशा के मेरे रुग्ण है, और उनका जो लड़का है वो नगर से आया ट्रैवल करके, और नगर से ट्रैवल करके एसी में आया, उसको पहले ही जुकाम सर्दी खांसी थी, और वो एसी में आने के बाद यहाँ पे उसका वो बुखार आ गया उसको, और वो फिर सारा पूरी फैमिली घबरा गई, और फिर तुरंत उन्होंने मुझे फोन किया ऐसे ऐसा है, तो मैंने बताया कि चिंता मत कीजिए, अगर फिर भी अगर ट्रैवल की हिस्ट्री है तो भी ये दवाई आप ले जाइए और सब लोग लीजिए घर में। तो जो 4 लोग हैं उन चारों लोगों को मैंने वो दवाई दे दी। उसमें कुछ खास दवाइयां भी नहीं थी कि ऐसे बहुत कुछ दवाइयां ऐसे ही अपनी सादी दवाइयां थी। और फिर एक दिन के बाद उनका फोन नहीं आया, मैंने सोचा अगर मैं करूं क्या फोन उनको कि अगर कुछ टेस्ट करवाए हैं क्या है, तो एक दिन के बाद स्वयं उनका फोन आया कि हमने सब लोगों ने आपकी दवाई ले ली और हमें पहली दवाई के बाद ही इतना अच्छा महसूस हुआ कि जो भी हमारा सब टेंशन था मानो ऐसे अचानक जादू जैसे वो खत्म हो गया सब 4 ही लोगों का। फिर बाद में उसका जो लड़का था उसका जो अपर रेस्पिरेटरी सब लक्षण थे, सर्दी खांसी या जुकाम या सब था, तो वो भी धीरे धीरे कम हो गया। बाद में वो फिर ड्यूटी पे भी ज्वाइन हो गया, जाते वक्त और सब कुछ दवाई ले गया। उसके जो सब वर्कर्स है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसके अंडर बहुत सारे वर्कर्स है, उन सब के लिए भी वो मेरे से दवाई ले गया कि मैं उनको भी देता हूँ ये दवाई अच्छी काम करती है, वो उनके लिए ले गया। अभी वो इस बात को 1 महीना हो भी गया। मतलब जो बच्चा ट्रैवल हिस्ट्री लेकर नगर से आया था, नगर तब बहुत ये था, कोविड का सेंटर था, हॉटस्पॉट था उस वक्त की बात है, और उसको अभी ड्यूटी पे ज्वाइन होके भी बहुत दिन हो गए, लगता है मुझे महीना हो गया। तो ऐसा जो है यह हम कभी कभी हमें यह अनुभव आते हैं कि यथा निर्वायते क्षिप्रम प्रयुक्त ही न तथा औषधे ही, यह जो है यह सब चीजें अक्षर सत्य है, हमें इन पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए, हमारा जो कर्म करना चाहिए वैसा। अगर हम बोलते हैं कि सदगुरु कृपा से हमारा सब दोषों का निराकरण होना चाहिए, तो अभी सदगुरु को कहाँ खोजने जाएंगे, हमारे तो कोई गुरु नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी तक गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, अवसर नहीं आया, उनका कुछ ऐसा योग नहीं है, तो वो सब लोग चिंतित रहते हैं कि हमें कैसे गुरु प्राप्त होंगे, हमें कैसे समझ में आएगा, हम किन गुरु के पास जाएं। तो मेरा एक इन सबसे कहना है, एक स्वानुभव से कहना है कि अगर आपको सदैह गुरु आपके पास नहीं भी है तो गुरु प्राप्ति करने के लिए सत्कर्म ये आपके पास बहुत अच्छा हथियार है, और वो निष्काम कर्म, सत्कर्म भी होना चाहिए और निष्काम कर्म हमारे दोनों हाथों से करते रहिए। आपके अगर प्रारब्ध में गुरु प्राप्ति है तो जरूर उसका समय कम हो जाएगा, आपको जितने समय में वह होना है उससे मैं कहती हूँ आपको कि वो कम समय में आपको गुरु प्राप्ति हो जाएगी। तो उसका साधन जो है गुरु प्राप्ति का, सदगुरु प्राप्ति का, वह है कि हम सत्कर्म करते रहे और निष्काम कर्म, निष्काम और सत्कर्म करते रहे, वो सदगुरु प्राप्ति का एक हाईवे है, मतलब एक्सप्रेस वे भी अगर आप बोलते हैं, तो वह करते रहिए। जैसा जैसा वो सत्कर्म का संचय होता जाएगा अपने आप आपको सदगुरु प्राप्ति हो जाएगी। तो यह सब हम देखते हैं कि मंत्र, अरिष्ट, ये सब हमने देख लिया, और मंत्रों का महत्व भी हमने देख लिया। व्याधि निराकरण में एक मतलब मंत्र अगर व्याधि प्रत्यनिक होते हैं तो उनका ठीक से उच्चारण भी करना है, तो ही उनका प्रभाव जो है उसका उनमें भाव आएगा। भाव की कमी आने से अगर गलत उच्चारण हो गया, सदोष हो गया, तो उसमें भाव की कमी आएगी, भाव की कमी आएगी तो असर की कमी आएगी। तो अगर हमें यथा निर्वायते क्षिप्रम
प्रयुक्त ही न तथा औषधि ही, यह परिणाम चाहिए, तो हमें उसका सटीक सही उच्चारण करना ही चाहिए। अब हम पूरी चीजों पर ये फोकस करते गए धीरे धीरे। एक संहिता पे किया, दूसरा अध्ययन पे किया, याज्ञवल्क्य न्याय सूत्र का हमने उच्चारण की व्याख्या देखी, याज्ञवल्क्य शिक्षा से हमने उसके उच्चारण के 6 गुणों को देखा। अगर किसी को रिपीट करना है तो मैं और बताती हूँ। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वर, धैर्यम लय सामर्थ्यंच षडेते पाठक गुणाः। माधुर्य चाहिए। अभी एक हम, अगर हमें समय है तो थोड़ा सा हम एक श्लोक मैं बताती हूँ, आप श्रुत लेखन का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आप अगर समय है तो। मॅडम आपल्याला वेळ वाढवता येईल तसा, म्हणजे आपल्याकडे अजून म्हणजे अर्धा एक तास जर आपल्याला अजून लागणार असेल तर आपण एक नवीन मेसेज आयडी जनरेट करून तो सर्क्युलेट करून त्याला जॉईन होऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला 5 मिनिटाचा ब्रेक घेता येईल आणि मग नवीन आपण परत त्या मेसेज जॉईन होऊ. ये तो सब पूरा जो है हैंड्स ऑन हो जाएगा फिर। अभी कहने का कुछ बाकी नहीं है लेक्चर। अच्छा, चीजें जो मैंने बताई उनका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। मतलब मैं कुछ लोग रिसाइट करूंगी, आप लोग लिख लोगे, तो लिखने के बाद हम वो टैली करेंगे। टैली करने के बाद उसमें मेरे उच्चारण की वजह से कुछ दोष आए हैं या आपके आकलन की वजह से, उनका निराकरण होगा। बाद में हम आप लोगों से उच्चारण, लेकिन वैसा इंटरेक्शन अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि आपका हर एक का तो 2-3 लोगों का तो उच्चारण मैंने ध्यान से सुनना चाहिए, वो सब लोगों को भी सुनाई देना चाहिए एट ए टाइम। हाँ, नहीं चलेगा ना मैडम, लेकिन उसके लिए ही क्योंकि अभी इस लेक्चर का टाइमिंग 1:30 बजे तक है, तो अगर 5 मिनट का ब्रेक लेके नया मैसेज आईडी सर्कुलेट करेंगे तो 1:35 को हम फिर से ज्वाइन हो सकते हैं फिर से। लेकिन इस तरह से अगर ज्वाइन हो सकते हैं तो भी फायदा है, नहीं तो नहीं है। नहीं, अभी 5 मिनट में ही फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अभी ये जो मीटिंग चल रही है ना वो 1:30 बजे तक ही कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो वो अपने आप लैप्स हो जाएगी। 5 मिनट होगी बाकी। हाँ, तो अगर ठीक है, अभी 2 मिनट का इसमें किसी को कुछ शंका है? अभी 6 मिनट है हमारे हाथ में। हाँ 5 मिनट, तो किसी को कुछ पूछना है, अगर इंटरेक्शन करना है तो देखते हैं। अगर सबकी इच्छा है तो करेंगे, मुझे बताने में, डेमोन्स्ट्रेशन देने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वैसे सबकी मैडम सबकी इच्छा ही है, तो एक नया मैसेज आईडी जनरेट करके मैं आपको एसएमएस मैसेज कर देता हूँ, आप इसी तरीके से फिर से उसमें ज्वाइन जाइए। फिर ठीक है, तो अभी किसी को कुछ शंका है तो अभी लेना है या बाद में लेंगे कुछ शंका निरसन? शायद सबसे आखिर में लिया तो चलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद। ठीक है, अभी क्योंकि 5 मिनट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई शंका है क्या। हाँ देखिए। हाँ, पाणिनीय व्याकरण अध्ययन करना चाहिए मैम, वो पाणिनीय अलग सूत्र जो है माहेश। किसकी शंका है ये? एक स्टूडेंट की आएगा मेरे। तो कौन सी ईयर के स्टूडेंट है? वैसा नहीं बता सकते कोई। मैं अभी निरसन सबके लिए करती हूँ कि अगर ठीक है फर्स्ट ईयर के हैं तो अलग तरीके से करना है ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। तो ठीक है, पाणिनीय व्याकरण की जो उसकी क्लिष्टता जो है वो थोड़ी सी कम करने के हेतु हम उसके हेड्स करते हैं कि पहला जो आज मैंने जैसा उच्चारण लिया, उसके बाद फिर हम संधि, समास, ऐसे आगे देखते हैं। और उनके जो नियम है, मतलब जैसे अभी हम इचु यशा नाम तालु है, तो अगर हम माहेश्वर सूत्र ठीक तरीके से याद कर ले अच्छे उच्चारण के साथ, आई उन रुन रु ए आई ओच, मतलब उनका जो मैंने पूर्व निश्चित जैसे बताया कि जो वर्ण मैंने निश्चित किया है उच्चारण करने के लिए, वो उसी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसे उच्चारण में वह 16 के 16 माहेश्वर सूत्र हमें एक बार हृदयस्थ कर लेने चाहिए। और फिर बाद में वो जो नियम है, जैसे यशा नाम तालु है तो इको यणची, हमने कुछ संधि के नियम रहते हैं, एचो यवायावहा, ये सब एकदम आसान हो जाते हैं। ऐसे तो फिर उनका डिस्क्रिप्शन देना, एक पेज उसका जो है विस्तार होता है, लेकिन आसानी से वे याद रहते हैं। और उनके याद रखने का ये जो उपादेयता जो है, उसका एप्लीकेशन जो है
वो सब हमें संहिता ग्रंथ का अर्थ निग्रह सूत्रों का उसमें आता है। मतलब कौन सा संधि कैसे हो गया है, अभ्युपाय मतलब अभी अधिक उपाय आ गए थे, ई और उ आ गया तो विजातीय स्वर सामने आ गए, तो फिर उसका अभ्युपाय जो है ना तो यह हो गया, तो ये जो है इको यणची का एक नियम है। ऐसे सब हम उसका एप्लीकेशन करके समझने में उससे हमें आसानी होती है। किसी भी भाषांतर की आवश्यकता हमें नहीं होती है, अगर हम यह सब ठीक से ध्यान से समझ कर करेंगे तो हमें किसी भी भाषांतर की आवश्यकता नहीं होती। और बाद में हम थोड़ा बार बार पठन मनन चिंतन करने के बाद उसका जो गर्भित अर्थ है गूढ़ अर्थ तत्व उस पर हम जा सकते हैं। नहीं भी जा सकते हैं तो मंत्रवत संप्रयोक्तव्य जो मैंने आज का जो व्याख्यान लिया है वह तो है ही, वो कुछ कहीं से कोई आपके पास से ले जा सकता नहीं है। ठीक है। और दूसरे में और क्वेश्चन आए हैं मैडम, लेकिन फिर वो अभी 4 मिनट में ये तो मीटिंग ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो नई बार हम जब ज्वाइन होंगे ना अभी 5 मिनट के बाद, तब मैं आपको उस मीटिंग के बाद फिर ये सवाल क्वेश्चन आंसर लेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी हम डिस्पर्स होते हैं, 5 मिनट के बाद फिर ज्वाइन करेंगे। हाँ फिर ज्वाइन होंगे मैडम। हाँ तो थैंक यू ऑल। सबको ग्रुप पे मैं मैसेज कर देता हूँ नया मैसेज आईडी। अभी मैडम 32 दिखा रहा है अभी यहाँ पे। हाँ तो ठीक है ना, तो कुछ लोगों का तो हम शंका निरसन कर पाएंगे। हाँ चलेगा मैडम। हाँ तो 1:35 पे फिर से मिलेंगे। मैं ग्रुप के व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर मैसेज कर देता हूँ, उसके ज्वाइन होने के बाद फिर 1:35 पे सब ज्वाइन। ठीक। हाँ चलिए, गला सूखा मैं थोड़ा गीला कर लूँ। हाँ मैडम ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक। हाँ ब्रेक ले। हाँ ठीक है।